कहानी शुरू होती है साल 1962 के बाल्टीमोर शहर से। यह वो समय था जब अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था। दोनों देश विज्ञान और अंतरिक्ष की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ तनाव था, डर था और शक्ति दिखाने की होड़ थी। इसी दुनिया में रहती है एलिसा एस्पोसिटो। एलिसा एक गूंगी महिला है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। उसका जीवन बहुत शांत और अकेला है। वो एक पुराने सिनेमा हॉल के ऊपर बने छोटे से फ्लैट में रहती है। उसका हर दिन लगभग एक जैसा होता है। वो सुबह उठती है, अलार्म बंद करती है, नहाती है, अंडे उबालती है और समय देखकर काम पर चली जाती है। बस यही उसकी दुनिया है। उसकी जिंदगी में कोई परिवार नहीं, कोई अपना नहीं, बस एक दोस्त है, जाइल्स। जाइल्स एक उम्रदराज आदमी है जो कभी एक अच्छा विज्ञापन कलाकार था, लेकिन समय बदल गया और उसकी कला की अहमियत कम हो गई। वो भी अकेला है। समाज उसे पूरी तरह अपनाता नहीं क्योंकि वो समलैंगिक है। इस वजह से एलिसा और जाइल्स के बीच एक गहरा रिश्ता है। दोनों अकेले हैं, दोनों टूटे हुए हैं और दोनों समझे जाने की तलाश में हैं। एलिसा रात की शिफ्ट में एक सरकारी रिसर्च लैब में सफाई कर्मचारी है। वहीं उसकी दोस्त है जेल्डा। जेल्डा बहुत बोलती है, हर बात कहती है, जबकि एलिसा सिर्फ सुनती है और इशारों में जवाब देती है। दोनों की दोस्ती बहुत सच्ची है। एलिसा की जिंदगी बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर उसका दिल किसी जुड़ाव के लिए तरस रहा है। उसे शायद खुद भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक रात लैब में अचानक हलचल मच जाती है। भारी सुरक्षा के बीच एक बड़ा लोहे का टैंक लाया जाता है। सबको आदेश दिया जाता है कि सावधान रहें। इस टैंक के अंदर कुछ ऐसा है जिसे सरकार बहुत महत्वपूर्ण मानती है। उसे लेकर आता है कर्नल रिचर्ड स्ट्रिकलैंड। स्ट्रिकलैंड बेहद कठोर, घमंडी और निर्दयी इंसान है। वो ताकत और नियंत्रण में विश्वास रखता है। वो बताता है कि यह जीव अमेजन नदी से पकड़ा गया है। वहां के लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन यहाँ इस लैब में वो सिर्फ एक प्रयोग है, एक एसिड। जब एलिसा पहली बार उस जीव को देखती है तो उसके अंदर डर नहीं आता, बल्कि उसे कुछ अलग महसूस होता है। वो जीव आधा इंसान और आधा पानी का प्राणी लगता है। उसकी आंखों में डर भी है और समझ भी। स्ट्रिकलैंड उसे बिजली के झटके देता है, उसे काबू में रखने के लिए। एलिसा ये सब देखती है और उसके दिल में दर्द होता है। धीरे धीरे वो उसके पास जाने लगती है, पहले डरते हुए, फिर अपनापन लेकर। वो उसके लिए उबले हुए अंडे लाती है, उसे खाना खिलाती है, संगीत सुनाती है और अपने हाथों की भाषा में उससे बातें करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो जीव उसे समझता है। शब्दों के बिना, आवाज के बिना, दोनों के बीच एक अजीब लेकिन सच्चा रिश्ता बनने लगता है, क्योंकि दोनों की दुनिया एक जैसी है। दोनों अकेले हैं, दोनों अलग हैं और दोनों को दुनिया ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। लैब के अंदर तनाव बढ़ रहा है। सरकार इस जीव का इस्तेमाल करना चाहती है। वे जानना चाहते हैं कि यह पानी और हवा दोनों में कैसे जिंदा रहता है। उनका मानना है कि इससे विज्ञान को फायदा होगा, खासतौर पर अंतरिक्ष मिशन में। लेकिन इसके लिए उन्हें उसे मारना होगा, उसका शरीर काटकर समझना होगा। यही सुनकर एलिसा अंदर से टूट जाती है। जिस जीव को वो महसूस करने लगी है, उसे वे सिर्फ एक चीज समझ रहे हैं। इसी बीच कहानी में एक और राज खुलता है। डॉक्टर हॉफस्टेडलर, जो इस जीव पर रिसर्च कर रहे हैं, असल में रूसी जासूस है। उनका असली नाम दिमित्री है। उनका काम अमेरिका की प्रगति रोकना है, लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते वो इस जीव की हत्या के खिलाफ है, क्योंकि उनके लिए विज्ञान समझने का माध्यम है, नष्ट करने का नहीं। जब एलिसा को पता चलता है कि सिर्फ 2 दिन बाद इस जीव को मार दिया जाएगा, वो फैसला लेती है, उसे बचाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। वो जाइल्स के पास जाती है। जाइल्स डर जाता है। यह सरकार के खिलाफ जाना था, पकड़े गए तो सब खत्म। लेकिन एलिसा की आंखों में दर्द देखकर वो मान जाता है, क्योंकि वो जानता है कभी कभी सही काम डर से बड़ा होता है। अब शुरू होती है एक खतरनाक योजना। एलिसा हर छोटी चीज सोचती है। सिक्योरिटी कैमरे कहाँ हैं, गार्ड कब बदलते हैं,
कौन किस समय कहाँ रहता है। जेल्डा भी उसकी मदद करती है, डॉक्टर हॉफस्टेडलर भी अंदर से साथ देते हैं। एक रात सही मौका देखकर योजना शुरू होती है। एलिसा चुपचाप लैब के अंदर जाती है। दिल तेज धड़क रहा है, अगर पकड़ी गई तो सब खत्म। वो उस जीव के टैंक तक पहुंचती है, उसे बाहर निकालती है और बड़ी चालाकी से उसे कचरे की गाड़ी में छिपा देती है। जाइल्स बाहर इंतजार कर रहा होता है, दोनों मिलकर उसे घर ले आते हैं। सब कुछ सफल हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रिकलैंड गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक जीव की चोरी नहीं थी, यह उसके अहंकार पर चोट थी। उसकी 2 उंगलियां पहले ही उस जीव ने काट दी थी, अब वे सड़ रही थी और हर दर्द उसे बदला लेने के लिए और उकसा रहा था। अब एलिसा उस जीव को अपने घर के बाथटब में छिपाती है। वो उसमें नमक डालती है, पानी साफ करती है और उसका ध्यान रखती है। धीरे धीरे दोनों और करीब आते हैं। अब यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं रह जाता, यह प्यार बन जाता है। एक ऐसा प्यार जहाँ कोई भाषा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एहसास है। एलिसा उसे संगीत सुनाती है, उसे नाच दिखाती है और कभी उसके सामने बैठकर मुस्कुराती है। जीव भी उसकी हर बात महसूस करता है। एक दिन वो जाइल्स के गंजे सिर को छूता है और चमत्कार होता है। बाल वापस आने लगते हैं। फिर वो उसके घायल हाथ को ठीक कर देता है। जाइल्स अब समझ जाता है यह कोई साधारण जीव नहीं है, इसमें कुछ दिव्य है, कुछ ऐसा जिसे इंसान समझ नहीं पाए। इसी दौरान एलिसा और जीव के बीच गहरा शारीरिक और भावनात्मक रिश्ता बनता है। एक खूबसूरत दृश्य में एलिसा पूरा बाथरूम पानी से भर देती है। पूरा कमरा पानी में बदल जाता है और दोनों उस पानी में एक साथ होते हैं। यह दृश्य दिखाता है कि प्यार का कोई आकार नहीं होता। वो हर रूप में ढल सकता है, जैसे पानी, लेकिन बाहर की दुनिया रुकती नहीं। स्ट्रिकलैंड लगातार खोज रहा है। वो हर किसी पर शक करता है, जेल्डा से पूछताछ करता है, लोगों को डराता है, मारता है। उधर रूसी एजेंट डॉक्टर हॉफस्टेडलर को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो अपने मिशन से भटक चुके थे। उनकी मौत कहानी को और दर्दनाक बना देती है। अब समय कम है। एलिसा जानती है कि ज्यादा देर तक जीव को छिपाया नहीं जा सकता। बारिश आने वाली है और यही मौका होगा उसे आजाद करने का। योजना बनती है, नहर का रास्ता खुलेगा और वहां से वो समुद्र तक जा सकेगा। अब बस सही समय का इंतजार है। भारी बारिश शुरू होती है। यही वो रात है। एलिसा और जाइल जीव को लेकर नहर तक पहुंचते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, बस कुछ मिनट और फिर वो आजाद हो जाएगा। लेकिन तभी स्ट्रिकलैंड वहां पहुंच जाता है। उसे सब पता चल चुका है। वो गुस्से में पागल है। उसके अंदर सिर्फ नफरत है। वो बिना सोचे गोली चला देता है, पहले जीव पर, फिर एलिसा पर। एलिसा खून में गिर जाती है। स्ट्रिकलैंड सोचता है सब खत्म, लेकिन अचानक जीव उठ खड़ा होता है। उसके घाव भरने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्ट्रिकलैंड डर जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं। वो कहता है, तुम सच में भगवान हो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जीव उसके गले पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। अब वो एलिसा को अपनी बाहों में उठाता है और पानी में कूद जाता है। गहरे पानी में, शांत अंधेरे में। वो एलिसा को चूमता है और तभी एक चमत्कार होता है। एलिसा के गले पर जो पुराने निशान थे वे खुलने लगते हैं। वे घाव नहीं थे, वे गलफड़े थे। अब एलिसा पानी में सांस ले सकती है। वो आंखें खोलती है, जिंदा, नई, बदली हुई, जैसे उसे उसकी असली दुनिया मिल गई हो। दोनों साथ पानी की गहराइयों में चले जाते हैं, हमेशा के लिए। फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ आत्मा को पहचानता है और असली राक्षस वो नहीं जो अलग दिखता है। असली राक्षस वो है जिसके अंदर नफरत हो। यही है द शेप ऑफ वाटर की असली खूबसूरती, कि प्यार का कोई आकार नहीं होता। अगर आपको ये फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए
गुड बाय और टेक केयर।